हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जोगता अकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज कांग्रेस कम प्रीकेरियसली क्लोज टू लूजिंग एलओपी पोस्ट इन राज्यसभा। राज्यसभा के बीच में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट है वो कांग्रेस के हाथ के द्वारा जाने लगी थी, जाते जाते बजी है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक टॉपिक इंपॉर्टेंट दैट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज राज्यसभा। तो दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के जो टॉपिक है उसी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। बट उसको कंटिन्यू करने से पहले जस्ट लेट्स टेक अ बेसिक आइडिया अबाउट द पार्लियामेंट। जो हमारा पार्लियामेंट है दैट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी, हमें पता है दैट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। अब ये पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज है, एक है हमारे पास लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। जो लोकसभा है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है दैट इज द हाउस ऑफ पीपल। द हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं इसको, याद रखना, द हाउस ऑफ पीपल। वेयर एज द राज्यसभा इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो कहने का मतलब कि जो लोकसभा है वो लोगों से बना है, जो राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट से बनी है। और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो ये स्टेट की काउंसिल से बनी है, ये लोगों से बना है। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? जो राज्यसभा है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। मैक्सिमम का मतलब क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख के बताया हुआ है, ऑलरेडी इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि लोकसभा की इतनी स्ट्रेंथ होगी, राज्यसभा की इतनी स्ट्रेंथ होगी। पार्लियामेंट अपने हिसाब से चेंज कर सकता है बट इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मैक्सिमम इतनी है। तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, जिसमें से जो 238 है वो होती हैं इलेक्टेड मतलब इनको इलेक्ट करा जाएगा इन लोगों को बाय एमएलए ऑफ द स्टेट्स, एमएलए ऑफ स्टेट्स, क्योंकि एमएलए स्टेट्स के होते हैं, उन्हीं के द्वारा इन लोगों को इलेक्ट करा जाएगा और ये राज्यसभा में जाके बैठेंगे। तभी हमने इनको बोला है कि ये काउंसिल ऑफ स्टेट है। वेयर एज इसमें से जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। इनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 और 530 कौन से? इलेक्टेड होते हैं। इनको इलेक्ट कौन करता है? लोग। इनको लोग इलेक्ट करते हैं, तभी क्या बोला गया है? पीपल, हाउस ऑफ पीपल। और दो जो नॉमिनेटेड होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। तो ये याद रखना है कि जो 552 250 दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ विच इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है दैट कैन बी ऑल्टर्ड और दैट कैन बी चेंज्ड और फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उसे चेंज कर सकती है अपने हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। एज पर, अब देखो ये पढ़ने से पहले एक चीज याद रखना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए जो भी ऑपोजिशन वाली पार्टी है उसको कम से कम 10% जो सीट्स हैं वो सिक्योर करनी पड़ेगी ऑफ द टोटल मतलब 10% स्ट्रेंथ उसकी होनी ही चाहिए ऑफ द टोटल, तब ही उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट मिलेगी। तो यही लिखा है, एज पर द राज्यसभा रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर एनी पार्टी टू होल्ड द पोजिशन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इट्स स्ट्रेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। 10% होनी ही चाहिए टोटल स्ट्रेंथ के। द हाउस करंटली हैज ओनली 237, so far the party to hold on the leader of opposition post it must have 24 to 25 members। तो राज्यसभा रूल्स एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से 10% स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए ऑपोजिशन पार्टी की ऑफ द टोटल। और एट प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से 24 से 25 मेंबर्स होनी ही चाहिए उस ऑपोजिशन पार्टी के पास, तभी उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट मिलेगी। और कांग्रेस से ये पोस्ट जाने वाली थी बट उसकी समहाउ स्ट्रेंथ 24-25 रह गई तो उस बच गई। अदरवाइज लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो सीट थी वो जो लीडर था वो चले जाना था। तो आगे प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा और द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे कि मैंने बताया है कि ये अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। इज द परमानेंट हाउस। परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। इट इज नेवर डिसॉल्व, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। हमेशा इसकी जो इसमें से लोग निकलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं रिटायर होते हैं, वो 1/3 ही स्ट्रेंथ रिटायर होती है एवरी 2 ईयर्स। एवरी 2 ईयर्स 1/3 स्ट्रेंथ ही रिटायर होती है। तो कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होता, कुछ ना कुछ लोग बीच में रहते ही रहते हैं। तो इट इज नेवर डिसॉल्व कंप्लीटली, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ परमानेंट हाउस। इसकी जो रिटायर होते हैं लोग वो 1/3 लोग ही रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स में।
ठीक है, तो याद रखना इट इज अपर हाउस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट हाउस। जो आर्टिकल 80 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हैव द प्रोविजन फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो याद रखना आर्टिकल 80 टॉक्स अबाउट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। करंटली इट हैज 245 मेंबर, जिसमें 233 इलेक्टेड है। जैसे कि मैंने बताया, द नंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स कैसे होंगे ये इलेक्टेड मेंबर्स, ये मेंबर्स इलेक्ट करेंगे एमएलए, और ये जो इसकी स्ट्रेंथ है दैट इज बेस्ड और डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन। सपोज कोई दो स्टेट है, एक बड़ी स्टेट है एक छोटी स्टेट है। एक स्टेट की पॉपुलेशन सपोज इसमें 150 लोग हैं और इस स्टेट में सिर्फ 10 लोग हैं। तो ये इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि इसमें से जो लोग आएंगे वो ज्यादा आएंगे। इस 150 में से जो लोग आएंगे वो आएंगे 10, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, और इस स्टेट में से जो लोग आएंगे वो आएंगे 1। तो जो ये सीट्स है राज्यसभा की, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, दिस डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। So elected member of the Rajya Sabha is dependent upon the population of the state. जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होंगी उससे ज्यादा मेंबर आएंगे, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम होंगी उससे कम मेंबर्स आएंगे। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। 245 में से 233 के अलावा 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स को सबसे पहले तो नॉमिनेट करता है हमारा प्रेसिडेंट। अब किस फील्ड में करता है दैट इज इंपॉर्टेंट, तो वो फील्ड है आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो याद रखना है आर्ट होगी, लिटरेचर होगी, साइंस होगी एंड सोशल सर्विस। ये 4 फील्ड है जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो लोगों को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि वो 4 क्राइटेरियाज नॉमिनेट वाले कौन से हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या याद रखनी है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है दैट इज ओनली द पर्सन हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा को हेड कौन कर रहा है, राज्यसभा को हेड कर रहा है चेयरपर्सन। तो ये चेयरपर्सन कौन है, दिस इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का वो ही चेयरपर्सन है राज्यसभा का। एवरी राज्यसभा एमपी हैज अ टेन्योर ऑफ 6 years। 6 साल का टेन्योर होता है हर राज्यसभा एमपी का। एंड इलेक्शन टू 1/3 of the seats are held after every 2 years and is not subjected to dissolution. That is why इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस बोलते हैं। कभी भी कंप्लीटली सारे लोग इकट्ठे रिटायर नहीं होते, 1/3 सीट ही वेकेंट होती है, हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता है। दैट इज वाई इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। अब हम बात करते हैं इसकी इलेक्शंस की। जो राज्यसभा मेंबर्स की इलेक्शंस हैं वो कैसे होते हैं। सपोज ये कुछ स्टेट्स हैं, ए स्टेट हैं, बी स्टेट हैं और सी स्टेट है। ए स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो सपोज इसकी पॉपुलेशन अगर 150 है तो इसमें से आ रहे हैं 10 मेंबर्स। इसकी पॉपुलेशन अगर 100 है तो इसमें से आ रहे हैं 5 मेंबर्स। इसकी पॉपुलेशन अगर 50 है तो इसमें से आ रहे हैं 1%। तो ये 10 सीट है, 5 सीट है, 1 सीट है। अब इन सीटों के लिए इलेक्शंस कैसे होंगे। अब हमें पता है कि 12 लोग तो नॉमिनेट हो जाएंगे, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा अपने हिसाब से। बट ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इन 10, 5 और 1 सीटों के, ये कैसे हो रहे हैं। अब इन सीटों के लिए कौन इलेक्शन कराता है, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा, बट होंगे क्या। अब इन स्टेट्स में ए स्टेट, बी स्टेट और सी स्टेट्स में से जो भी असेंबली होगी, हर एक स्टेट की अपनी असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी एमएलएज होंगे वो एमएलएज कुछ इंसानों को सिलेक्ट करेंगे, और वो इंसान जो सिलेक्ट करे जाएंगे, इलेक्ट करे जाएंगे बाय एमएलएज, वो जाके इस राज्यसभा की सीट पे बैठेंगे। सो दे आर इलेक्टेड, इलेक्ट तो होते हैं बट इनडायरेक्टली बाय पीपल। इनडायरेक्टली क्यों बोला गया है, क्योंकि उनको एमएलए इलेक्ट करता है। इनडायरेक्टली क्यों बोला है, देखो जो राज्यसभा की सीट के मेंबर है, जो राज्यसभा सीट के मेंबर है, इनको इलेक्ट कौन कर रहा है, एमएलए। एमएलए को इलेक्ट कौन कर रहा है, पीपल। तो लोग डायरेक्टली इनको इलेक्ट नहीं कर रहे, लोग किसको इलेक्ट कर रहे हैं, एमएलए को। एमएलए आगे जाके इन लोगों को, जो राज्यसभा की एमपीज हैं, इनको इलेक्ट करके आगे भेज रहे हैं। दैट इज वाई हम क्या बोलते हैं, दे आर इनडायरेक्टली बाय पीपल। और हो क्या रहा है, प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस ही हो रहा है। दैट इज दे आर इलेक्टेड बाय एमएलए। तो याद रखना है, दे आर इलेक्टेड बट दे आर इलेक्टेड बाय एमएलए एंड इनडायरेक्टली बाय अस, क्योंकि हम एमएलए को इलेक्ट करते हैं, एमएलए आगे इनको इलेक्ट करते हैं। अब हमारा जो एक्चुअल टॉपिक था दैट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करते हैं। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है दैट इज, वो क्या है, वो क्या है, वो आपको पता चल गया है।
10% कोई भी ऑपोजिशन पार्टी की अगर स्ट्रेंथ है 10% ऑफ द टोटल, तो उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट मिल जाती है, इन केस ऑफ लोकसभा ऑल्सो, इन केस ऑफ राज्यसभा ऑल्सो। तो पढ़ते हैं, इट रिसीव्ड स्टेट्यूटरी रिकग्निशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक स्टेट्यूटरी रिकग्निशन मिली है थ्रू द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। तो ये सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको एक स्टेट्यूटरी रिकग्निशन मिली है बाय स्टेट्यूट, एक स्टेट्यूट, एक लॉ के द्वारा एक रिकग्निशन मिली हुई है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपने कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ये ऐसा लीडर है दैट बिलोंग टू लार्जेस्ट party that has not less than 1/10 of the total strength of the house। जैसे कि हमने बात करी है 10% स्ट्रेंथ होनी चाहिए ऑफ द टोटल, 10% या 10% से ज्यादा ही होनी चाहिए, 10% से कम नहीं होनी चाहिए। दैट पर्सन उस पार्टी का जो लीडर है उसको क्या बना दिया जाता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो जरूरी क्यों है, वाई दिस लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज सो नेसेसरी, ये इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग आउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जो गवर्नमेंट बनी हुई है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट तो सब कुछ अपने हिसाब से करेगी, तो क्रिटिसाइज करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो क्रिटिसाइज करने के लिए कौन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और क्रिटिसाइज करना ही क्यों है, क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनी हुई है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाएंगी, वो पॉलिसीज हमेशा सही नहीं हो सकती, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई होना चाहिए, वो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। एंड समहाउ इफ गवर्नमेंट इज इनसक्सेसफुल इन देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी खुद की एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट तैयार रखे। That is the main purpose of leader of opposition. So this is very important. This is a very important thing in our system. They are also entitled to salaries and allowances and other facilities equivalent to that of cabinet members. जो cabinet members की जो भी allowances होते हैं, जो भी उनकी salaries होती है, जो भी उनकी facilities होती है, वो same चीजें ही मिलती हैं leader of opposition को। तो leader of opposition याद रखना है, leader of opposition क्या है? Leader of opposition is the opposition leader of the largest party that has not less than 1/10 of the total strength of the house। 1/10 मतलब 10% of the total उसके पास क्या होनी चाहिए, members उसके होने चाहिए पार्लियामेंट में बैठे हुए, ठीक है। दूसरी चीज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इट रिसीव्ड अ स्टेट्यूटरी रिकग्निशन, स्टेट्यूट के थ्रू एक रिकग्निशन मिली है through salary and allowances of leader of opposition in Parliament Act 1977. It plays an important role in bringing constructive criticism of the policies of the government and to provide an alternative government. They are also entitled to salaries and allowances and other facilities equivalent to that of cabinet members. So ये याद रखना है। तो हमने दो चीजें डिस्कस करी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड राज्यसभा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड, यू हैव टू just memorize all these things thoroughly. Thank you so much. Have a nice day.